अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 है हमारा यूजेस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग हमारे टेक्निकल एंड बिजनेस राइटिंग का, जिसका कोर्स कोड आपके सामने है। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 के अंदर हमने देखा कि हम लोग कैसे रिपोर्ट और उसके टाइप्स जो होते हैं वो हम लोगों ने देखी, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का वीडियो लेक्चर भी हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, विच इज़ द ट्रेडिशनल एंड डिजिटल लाइब्रेरीज, नेक्स्ट रिसर्च डेटाबेस एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी सोर्सेज एंड एवेलुएटिंग द सोर्सेज क्रेडिबिलिटी। इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इनकी नॉलेज को होना, मतलब इनका कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग जो हमारा बेसिक टॉपिक है, जो कि है यूजेस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इसके बारे में नाउ हाउ ले लेते हैं कि हमारा होता क्या है। अब लाइब्रेरीज और जो भी जितने भी डिजिटल रिसोर्सेज होते हैं, इनका यूज़ करके हम रिलायबल और अथेंटिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जो किसी भी रिसर्च या रिपोर्ट के लिए एज अ फाउंडेशन होती हैं, ठीक है। यानी अब ये जो प्रोसेस होता है हमारे पास दो तरह से होता है। एक हमारे पास होती है ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज एंड एक होती है डिजिटल लाइब्रेरीज। अगर ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज की बात की जाए तो ये वो फिजिकल लाइब्रेरीज होती हैं जो आपके बुक्स, जर्नल, न्यूज़पेपर्स, आपके मैगजीन होंगे, आपके थीसिस होगी, आपके रिसर्च पेपर होगे, उनको मैनुअली एक्सेस करते हैं, यानी फिजिकली ही अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हम अपने कॉलेज में जाते हैं, तो हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरीज तो होती है ना। तो वो जो लाइब्रेरीज होती है जो एग्जिस्ट कर रही है, पूरी फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है, वो हमारी ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी बुक बाय करनी होती है तो देन आप वहाँ पर बुक का नाम देते हो, उसका रेफरेंस देते हो, उनके ऑथर का नाम देते हो, तो आप वो बुक जो होते हैं वो फिजिकली जो है उसको एक्सेस कर लेते हैं। इसके अगर एडवांटेजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये बिल्कुल प्रिंटेड बुक मिलती है ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। आपके पास जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं रेयर फॉर्म में होते हैं। आप कहीं भी किसी भी एनवायरनमेंट में बैठ के, ठीक है, आप इसको क्वाइट रीडिंग जो होती है वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम डिजिटल लाइब्रेरीज की बात करते हैं, अभी हमने ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज जो थी पढ़ी कि वो आपके पास फिजिकली एक्सेस होती है, उनकी फिजिकली अवेलेबल होती है। लेकिन अगर हम लोग डिजिटल लाइब्रेरीज की बात करें तो डिजिटल जहाँ पे वर्ड आ जाता है, इट्स मीन कोई ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोई ना कोई ऑनलाइन जो है वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो डिजिटल लाइब्रेरीज कौन सी लाइब्रेरी होती है? जो ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप डिजिटल फॉर्मेट में आपकी बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल वगैरह जो होते हैं वो आपके लिए अवेलेबल होते हैं। अब जो स्टूडेंट और रिसर्चर्स होते हैं वो कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने हमारे पास कुछ ई बुक्स या जर्नल्स होते हैं, अगर हमने उसको एक्सेस करना है तो आप कोई गूगल स्कॉलर का यूज़ करेंगे, जेस्टर का यूज़ करेंगे, यानी ये कुछ वेबसाइट्स होती हैं, कुछ ऐप्स होती हैं जहाँ से आप लोग इनको ईज़िली जो है वो जो है वो आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसकी अगर एडवांटेजेस की बात करते हैं, अब जो ट्रेडिशनल जो आपकी लाइब्रेरीज़ होती थी वो आपको 24/7 जो है वो अवेलेबल नहीं होती थी, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम होता है लाइब्रेरी को ओपन करने का, लेकिन जो डिजिटल लाइब्रेरीज़ होती हैं वो आपको 24/7 अवेलेबल होती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि 7 दिनों में 24 घंटे में आपको अवेलेबल होती हैं। आप जब मर्ज़ी अपना मोबाइल, लैपटॉप खोलें, आप वहाँ से बुक्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सर्चेबल कंटेंट होता है, अगर आपने एक बुक डाउनलोड कर लिया है, आप उसको पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप अब उस फलां टॉपिक को सर्च करें जहाँ पे वो डायरेक्ट आपको वहीं पे रीडायरेक्ट कर दे, ठीक है। यानी अगर आप डेटाबेस की बुक आपने डाउनलोड किया, आप चाहते हैं कि वहाँ पे आप ईआर डायग्राम पर जाएँ, तो आप सिंपली सर्च करेंगे ईआर, तो वो कंटेंट तक आपको ले जाएगा, ठीक है, ईआर डायग्राम तक। उसके अलावा आपका टाइम भी सेव होता है और आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत भी नहीं होती। आप कहीं भी खड़े हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप उसको ईज़िली जो है वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो हमारा अभी तो हमने लाइब्रेरीज़ और उनकी जो 2 हम लोगों ने बात की थी कि 2 तरीके देखेंगे क्या होते हैं लाइब्रेरीज़ को यूज़ करने के, इनकी इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हिच इज़ द रिसर्च डेटाबेस एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज़। अगर हम रिसर्च डेटाबेस की बात करते हैं तो कुछ स्पेशलाइज्ड प्लेटफ़ॉर्म होते हैं जहाँ पीयर रिव्यूड जर्नल, रिसर्च पेपर्स और एकेडमिक रिसोर्सेज़ वगैरह जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। अब अपने यूट्यूब से भी ले सकते हैं डाटा को, अब गूगल स्कॉलर सबसे बड़ी आपकी एग्ज़ाम्पल होती है, ठीक है। उसके बाद पबमेड होती है जो मेडिकल और लाइफ साइंस के लिए अवेलेबल होती हैं। IEEE एक्सप्लोर यानी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की बुक्स के लिए, या जहाँ आपका सारा डाटा स्टोर होता है, जहाँ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो सारी चीज़ें जो है आपके सामने अवेलेबल होती हैं। ये कुछ पॉपुलर रिसर्च डेटाबेस होते हैं, ठीक है, जो आपकी ऑनलाइन रिसोर्सेज़ वगैरह को सेव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है, उसने सर्च किया है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम,
ऑन उसने IEEE एक्सप्लोर पर, तो उसके किसके लिए कोई पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके सामने वो चीज़ जो है वो अवेलेबल हो जाती है उसके लिए। अब ऑनलाइन रिसोर्सेज कौन-कौन से होते हैं? आपकी वेबसाइट्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ होती हैं, विकिपीडिया होती है, जो आपको जर्नल इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? लेकिन सब क्रेडिबल नहीं होती हैं, ठीक है? क्रेडिटेबल मतलब आपको किसी के लिए पे भी करना पड़ता है, कुछ पेड होती हैं, कुछ फ्री होती हैं। हर एक कोई एक जैसे नहीं होता है, ये डिपेंड कर रहा होता है आप लोगों के ऊपर। जैसे यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, ये सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज़ होते हैं, आपको ऑनलाइन ही अवेलेबल होते हैं। अब यूट्यूब की वीडियोज़ तो आपको फ्री में मिल रही हैं, आप सिंपली अपना नेट का यूज़ करते हैं तो आप वीडियोज़ देख सकते हैं। लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको बुक को डाउनलोड करने के लिए या बुक को ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपको उसको पे करना पड़ता है। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट इसका जो टॉपिक आता है व्हिच इज़ द प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी सोर्सेज़। अब ये सोर्सेज़ होते हैं, ठीक है? प्राइमरी सोर्सेज कौन से होते हैं? वो सोर्सेज जो डायरेक्टली एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। एविडेंस का मतलब होता है कि वो डायरेक्ट आपको बताते हैं, टॉपिक पे आते हैं, वो डायरेक्टली किसी और पे नहीं बल्कि उसी टॉपिक पे आते हैं जो आप टॉपिक सर्च करना चाहते हैं। इनमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डाटा होता है या कुछ ऑब्जर्वेशंस वगैरह जो होते हैं वो इंक्लूड होती हैं। जैसे इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज में डायरेक्टली वो क्वेश्चन ही पूछते हैं ना, वो ये पूरी डिटेल तो नहीं पूछने लग जाते हैं। सर्वेज होते हैं जिनके अंदर भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ही पूछी जाती है। कुछ ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, एक सर्वे जो है वो कंडक्ट किया गया है स्मार्टफोन के यूजेज के, यानी स्टूडेंट्स के दरमियान में, जो स्टूडेंट बहुत स्मार्टफोन का यूज करते हैं उनके दरमियान में एक सर्वे कंडक्ट किया गया है। तो क्या होगा कि आपका प्राइमरी डाटा जो होता है वो कलेक्ट करेगा कि आप ये बताएंगे कितने स्टूडेंट जो होते हैं स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं, ये प्राइमरी क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज आते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो किसी प्राइमरी सोर्सेज को एनालाइज, इंटरप्रेट या समराइज करते हैं। जैसे यानी अगर हमने प्राइमरी में बात की थी ना कि जो स्टूडेंट्स के दरमियान में एक सर्वे करना है स्मार्टफोन से रिलेटेड में, तो अब उन स्मार्टफोन के यूजेज के रिलेटेड में अब हमने स्मार्टफोन में जैसे कैसे यूज करते हैं उसको एनालाइज करना है, उसको इंटरप्रेट करना है और एंड में एक समरी बनाकर हमने दे देनी है, तो वो आपकी सेकेंडरी सोर्सेज होती है। यानी प्राइमरी सोर्सेज का यूज करते हुए प्राइमरी सोर्सेज में जो जो भी चीजें अवेलेबल होती हैं उनको एनालाइज करना, उनको इंटरप्रेट करना, उनको समराइज करना आपके सेकेंडरी सोर्सेज में आ जाते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, ये सब कुछ। उसके अलावा हमारे पास जो एक और हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक आता है विच इज द एवेलुएटिंग द सोर्सेज क्रेडिबिलिटी। यानी हर सोर्सेज ट्रस्टवर्दी नहीं होता है। रिसर्च करते वक्त हमें चेक करना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन हम यूज कर रहे हैं वो क्रेडिबल है या नहीं, क्या वो ओरिजिनल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्राइटेरिया होता है हमें अपनी क्रेडिबिलिटी को एवेलुएट करने का। सबसे पहला आता है ऑथर, यानी इट इज द ऑथर क्वालिफाइड और एन एक्सपर्ट, क्या आपका ऑथर जो है वो क्वालिफाइड और एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट के अंदर। पब्लिकेशन, यानी इसमें क्या होता है कि जो भी सोर्सेज आपके लिए रिलायबल हैं, क्या वो पब्लिशर और जर्नल इसके लिए अवेलेबल थे, क्या वो रिलायबल थे, क्या आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो अप टू डेट है, जो रेफरेंस आपने लिया है क्या वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव्स या ब्याज होते हैं, अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है क्या वो बिल्कुल फेयर है, क्या आप इसके साथ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि आप कैसे किसी भी सोर्सेज की क्रेडिबिलिटी को इवेलुएट कर सकते हैं। तो इवेलुएट करने के लिए आपने सबसे पहले अगर किसी बुक की या किसी रिसर्च की बात करते हैं तो आपने उसके ऑथर पे जाना है, क्या वो ऑथर उस चीज़ में एक्सपर्ट है, क्वालिफाइड है या नहीं, ठीक है, हर चीज़ रिलायबल है, अप टू डेट है या नहीं। तो होप सो ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन ऑन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैलोज़ के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।